नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज साइंस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एजोवेक्टर का उपयोग गन्ना मोटे अनाजों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के हेतु किया जाता है। कथन 1। कथन 2। एजोस्पाइरिलियम गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। एजोस्पाइरिलम। एजोवेक्टर का उपयोग कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, एजोवेक्टर का उपयोग मोटे अनाजों में न होकर गेहूं, मक्का, सरसों, आलू और नाइट्रोजन में इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। और एजो स्पाइरिलम, इसका उपयोग मोटे अनाजों गन्ना मोटे अनाजों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण बनता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। एजोवेक्टर प्राकृतिक का नाइट्रोजन कारखाने अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। एजोवेक्टर एक प्रकार का जीवाणु है जो प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो जीवमंडल वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को पौधों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले के रूप में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है एजोवेक्टर। और जैव इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न फसलों में किया जाता है, जैसे धान, गेहूं, बाजरा, कपास, टमाटर, गोभी, सरसों, कुसुम अर्थात सब्जियों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न के कारण बीटी कपास के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। कथन 1। कथन 2। इस तरह की फसलों की उत्पादन लागत अधिक होती है। किस तरह की? बीटी उत्पादन अर्थात जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती है उनकी लागत अधिक होती है। कौन सा पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, कीटों में प्रतिरोधन क्षमता उत्पन्न अर्थात रेजिस्टेंस बनने के बाद, जैसे हम अगर डाइक्लोफेनेक लेते हैं तो एक समय के बाद डाइक्लोफेनेक काम करना बंद कर देती है। और एंटीबायोटिक भी कुछ इस तरह से होती है, जैसे अजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन, कुछ भी अगर ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। जैसे अजिथ्रोमाइसिन कोरोना के टाइम पे काफी लोगों ने ली थी। तो अभी भी थोड़ी सी ठंड, जुकाम या फिर कोल्ड होने पर लेने पर उसका रेजिस्टेंस बनने की वजह से अजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करती। उसको दूसरी जेनेटिक अटैकर ड्रग जैसे कि सिफिक्सिम है, इरिथ्रोमाइसिन है, ये ड्रग्स जो है, कुछ ड्रग्स डीएनए पर अटैक करती है अर्थात बैक्टीरिया के डीएनए पर अटैक करती है, और कुछ ड्रग्स डीएनए के सेल वॉल पर अटैक करती है अर्थात उसको तोड़ने में सक्षम होती है, और बैक्टीरिया उसका रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं जिस वजह से वो असर नहीं कर पाती। ठीक है, वापस क्वेश्चन पर आते हैं। बीटी कपास के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। अन्य फसलों को भी होता है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छे से कीटनाशकों के द्वारा जब बैक्टीरिया नहीं मर पा रहा है तो वो दूसरी फसलों में भी नहीं पड़ पाएगा। इस वजह से ये सही है। इस तरह की फसलों में का उत्पादन की लागत बहुत अधिक होती है अर्थात जेनेटिक फसलें जो होती है उसमें जो लागत है, खर्चा वगैरह, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, उनका पेमेंट वगैरह किया जाता है, पूरी सारी कॉस्ट मिला करके उसकी लागत बढ़ जाती है साधारण फसलों की तुलना में, जो किसानों द्वारा पैदा की जाती है और मंडियों में भेजी जाती है, उसकी तुलना में उसका लागत अधिक होती है। इसलिए दोनों सही है। इनकी व्याख्या देखते हैं। कुछ इस प्रकार है, आप पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में एजोस्पिरिलम जो रह गया था उसका जो संपूर्ण विवरण है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ेगा। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में पाए जाने वाला उपयोगी बैक्टीरिया और वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या मदद करता ही है, परंतु वहाँ डिफरेंस था कि फल सब्जियों में और मोटे अनाजों में, जो साधारण फसलें हैं और मोटे अनाजों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक होता है? एजोस्पिरिलियम और एजोवेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एजोला स्वच्छ पानी की सतहों की तालाबों और झीलों में पाया जाता है। कथन 1। कथन 2। एजोला पिनाटा भारत में पाई जाने वाली एक किस्म है। कथन 1 सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, ये एजोला है और ये एजोला पिनाटा है। इसका आंसर देखते हैं। एजोला स्वच्छ पानी में और तालाबों की झीलों में वगैरह में पाया जाता है, उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सही कथन है। दूसरा कथन है एजोला पिनाटा भारत में पाई जाने वाली एक किस्म है। सही बात है, एजोला पिनाटा भारत में ही पाई जाती है।
ये वाली। इसकी व्याख्या देखते हैं। एजोला मच्छर फर्न, डकवीड फर्न, फेरी मॉस, वाटर फर्न, सल्विनियासी परिवार में जलीय फर्न की 7 प्रजातियों की एक वंशज है। एजोला एक उर्वरक के रूप में कार्यरत है और इसको बनाने के लिए 5 से 7 किलो गोबर 2-3 दिन तक पुराना 10-15 लीटर पानी में घोलकर बनाकर मिट्टी पर फैला दिया जाता है। क्यारी में 400 से 500 लीटर पानी भरे जिसमें क्यारी में पानी की गहराई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाए। यह अब उपजाऊ मिट्टी व गोबर खाद में को जल में अच्छी तरह से मिश्रित कर दें। इस मिश्रण पर 2 किलो ताजा अजोला को फैला दें। इसको बनाने का तरीका, अजोला के पनपने के ताजे पानी में नम मिट्टी उगाया जाता है, क्योंकि अगर इसे सूखने दिया जाए तो पौधे कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। ठीक है। और इसका जो आधार है, अजोला में 25 से 35% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज और 7 से 10% अमीनो एसिड जैविक सक्रिय पदार्थों में बायोपॉलीमर का संयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अजोला है जो भारत में पाया जाता है। इसकी जो पूरी व्याख्या है, ये किस किस काम करता है और कहाँ पाया जाता है। एशिया, ब्रुनेई, चीन, भारत, जापान, कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे की पत्तियां पीली पड़ने का कारण क्या होता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, तापमान या उपयुक्त सभी। देखिए, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। इसका कई कारण हो सकते हैं। पानी ज्यादा या कम पानी देने से पत्तियां पीली हो सकती है। पानी देने से जड़ कम हवा में आ जाती है, अर्थात स्पोर वगैरह थोड़ा कम होने की वजह से भी पीली पड़ जाती है। दम घुटने से स्पोर ना होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए केचुआ वगैरह को भी डाला जाता है मिट्टी को उर्वरक अर्थात स्पोरिफाई बनाने के लिए, ताकि पानी, हवा और प्रकाश अच्छी तरह से अंदर तक तापमान पहुंच सके। धूप, कीटों का नुकसान, मिट्टी का पीएच भी इसमें मायने रखता है, और पोषक तत्वों की कमी, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां सामान्य रूप से पीली पड़ जाती है। पोटेशियम की कमी से भी पत्तियां किनारे चमके पीले होने लगते हैं। पोटेशियम की कमी से किनारे पड़ते हैं और नाइट्रोजन की कमी से सारी पत्तियां पीली पड़ती है। जो नवजात पत्तियां होती है, शुरू में तो पनपनी हरी रहती है, परंतु थोड़े टाइम बाद वो पीली पड़ने लग जाती है। जैसे जाइलम फ्लोएम द्वारा जब उन्हें पोषक तत्व मिलने लगते हैं, उसमें कमी की वजह से पीली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, इमली के खट्टे होने का कारण क्या है। लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या मेलोइक एसिड। देखिए, ये इमली का जो खट्टापन है वो टार्ट्रिक एसिड की वजह से होता है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, इसका पीएच जो है वो 7 से कम होती है। जिन पदार्थों की पीएच 7 से कम होती है वे खट्टे होते हैं। पीएच वैल्यू तो क्या आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए बारकोडिंग का उपयोग जैविक प्रतिदर्शा की पहचान में की जाती है और बायोरोग इस्पात संरचनाओं पर अर्थात स्टील संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलय खनिजों के विद्युत संचयन से बनने वाला पदार्थ है बायोरोग। स्टील किससे बना होता है। क्रोमियम, कार्बन और आयरन। देखिए, कौन सा सही, कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इसका आंसर लगते हैं डीएनए बार कोडिंग का उपयोग जैविक प्रतिदर्शन किया जाता है। यह सही बात है, बार कोडिंग का, डीएनए बार कोडिंग का। बायोरोग, ये जो इस पर जंग लगता है, फेरियम सल्फेट FeSO4.5H2O, यह जंग का फॉर्मूला होता है जो कि भंगुर लोहा बनाता है। बायोरोग, ये दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डीएनए बारकोडिंग किसी जीव के डीएनए में मौजूद छोटे अनुवांशिक मार्कर की मदद से उसकी पहचान करने में एक विधि है, अर्थात टेक्निक है। हर प्रजाति का अपना डीएनए बारकोड होता है, सही बात है, जिसकी तुलना संदर्भ लाइब्रेरी से करके पहचान की जाती है। डीएनए बारकोडिंग के कई फायदे हैं, जैसे कि कई प्रजातियों की समुदाय की पहचान करना, अर्थात फैमिली को पहचान करना, किस फैमिली का है किसका नहीं। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता का आकलन करना, क्वालिटी इंडेक्स जारी करना और खाद्य चोरी को कम करना।
प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थों में अवांछित सामग्री की पहचान करना और डीएनए बारकोडिंग के कुछ उदाहरण जैसे मिट्टी के नमूने की फसल विविधता का पता लगाना। देखिए ये तो था बारकोडिंग का। अब बायोरोग को देखते हैं। बायोरोग तकनीक एक अभिनव प्रक्रिया है। इसका मूल रूप से 1976 में दिवंगत वास्तुकार प्रोफेसर वुल्फ हिल्डबर्ट्स ने समुद्र में प्राकृतिक निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया गया था। बायोरोग सामग्री एकमात्र समुद्री निर्माण सामग्री है जो बढ़ती उम्र के साथ मजबूत होती जाती है, खुद की मरम्मत करती रहती है। बायोरोग एक सीमेंट जैसी इंजीनियरिंग सामग्री है। इसका इस्तेमाल समुद्र में प्राकृतिक निर्माण सामग्री बनाने, प्रवाल भित्तियों को पहचान कर और प्रदूषित मिट्टी को ठीक करने में किया जाता है। बायोरोग के बारे में कुछ अन्य बातें देखते हैं। बायोरोग के सीक्रेट सामग्री है। इसका आविष्कार 1976 में वास्तुकार प्रोफेसर वुल्फ कहता, ठीक है, ये वही चीज आ गई, दोबारा से आ गई। इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत प्रवाह के जरिए बनती है और बायोरोग समुद्र निर्माण सामग्री में एकमात्र विकल्प है जो बढ़ता है, मजबूत होता रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे मजबूत होता जाता है बायोरोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग होता है? प्लास्टिड का, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स? इसका सही आंसर है प्लाज्मिड। इसकी डेफिनेशन और व्याख्या, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या यूज किया जाता है? सोने की भस्म, अर्थात सोने का जो पाउडर होता है उसे जलाने के बाद जो पाउडर बनता है उसको, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, चारकोल या फ्लोरेसेंट पाउडर। देखिए रंगीन फ्लोरेसेंट पाउडर जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, जिस वजह से उसका संचरण होता रहता है। ये कंपाउंड काफी अनस्टेबल होता है। हम एलईडी लाइट्स वगैरह इन सब में काफी जगह यूज करते हैं फ्लोरेसेंट का कंपाउंड्स के, जो कि आवर्त सारणी में जैसे कि जीनोन, रेडॉन वगैरह प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर डी है। अंगुली के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारा जाता है ताकि उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उनकी जांच की जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ खास बातें, कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ मुख्य रूप से निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि धूल के कण, रंगीन पाउडर, रासायनिक अभिकर्मक। देखिए इसके बारे में ये कथन एवं कारण कुछ इस प्रकार है। जब तक इसका बेसिक पता नहीं चलेगा, कथन एवं कारण सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका बेसिक जो अंदर की बातें हैं उस आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। जुगनू 3 किलोग्राम वाला एक नैनो उपग्रह जो कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित किया गया था और बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन जैसी सूचनाएं एकत्रित करता है। देखिए इस कथन में दो क्वेश्चन है। कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान 3 किलोग्राम वाला जुगनू उपग्रह जो कि नैनो सैटेलाइट है, जिसका उपयोग उद्देश्य बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और सूचनाएं एकत्रित करना है। कथन एक सही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कथन क्या सही है? पहला कथन। दूसरा कथन, हबल टेलीस्कोप 1990 में क्या किया गया था या नासा ने ईएसए की सहायता से, अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसकी सहायता से पराबैंगनी दृश्य अवरत तरंगों की सहायता से खगोलीय पिंडों का पता लगाना इसका उद्देश्य था। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए इसका आंसर देखते हैं। ये दोनों कथन सही है। कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित किया गया था। जुगनू 3 किलोग्राम का उपग्रह था और बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूरसंचार जो आपदा इमरजेंसी में एनडीआरएफ की टीम द्वारा यूज किया जाता है और ये दूरसंचार उपग्रह है, ये सही है। दूसरा, हबल टेलीस्कोप 1990 में नासा ने यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा सहायता से किया गया था इसका निर्माण, और पराबैंगनी दृश्य अवरत तरंगों की सहायता से ये तरंगे उपयोग की गई थी और इनकी सहायता से खगोलीय पिंडों का पता लगाना इसका उद्देश्य था। ये भी सही बात है। ये तीनों बातें सही है। इसमें से दोनों कथन सही है। इसका उद्देश्य देखते हैं। ये जुगनू उपग्रह और ये हबल टेलीस्कोप की जो डिटेल है, व्याख्या है। अगला क्वेश्चन। चंद्रशेखर सीमा का सौर द्रव्यमान कितना होता है? 1.55, 1.88, 1.44, 1.45। देखिए इसका सही आंसर 1.44 जो सौर द्रव्यमान है, अर्थात सूर्य का
1.44 गुना अगर होगा तो वह ब्लैक होल नहीं, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। और न्यूट्रॉन स्टार नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 1.44 जो सूर्य का से 1.44 गुना द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन स्टार का होना चाहिए, तब वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा है तो, अगर इससे कम है तो उसका ब्लास्ट होकर सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा और इसका जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनका पूरा नाम था। 1.4 m सौर द्रव्यमान, यानी इतने किलोग्राम, 10 की घात 30 है, 10 की घात 30 किलोग्राम में सफेद बौने तारे, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में डर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो सिस्टम पर अटैक कर उस फाइलों को ब्लॉक कर देता है। दूसरा कथन है कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है? कुंजी पटेल द्वारा लिखी गई हर प्रकार की जानकारी स्थापित करता है, कर्ता को भेजता है। अर्थात जिसने कीलॉगर बनाया है उसको भेजता है हर प्रकार की, कुंजी पटेल द्वारा लिखी गई हर प्रकार की जानकारी। कथन एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, रैनसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर है, ये सही बात है, जो सिस्टम पर अटैक कर फाइलों को लॉक कर देता है, ये सही बात है। बाद में लॉक करने के बाद वो फिरौती मांगते हैं बिटकॉइन में। रैनसमवेयर कुछ इस प्रकार का मालवेयर है। कीलॉगर कुंजी पटेल द्वारा लिखी गई हर प्रकार की जानकारी, लिखी गई कुंजी पटेल द्वारा, अर्थात कीबोर्ड द्वारा लिखी गई हर प्रकार की जानकारी को स्थापित करता है, जिसने उसको बनाया है उसको भेजता है। ये भी सही बात है, दोनों सही है। ये इनकी जानकारी है। रैनसमवेयर से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। असुरक्षित और संदिग्ध वेबसाइटों पर ना जाएं, और ये तो इनका ध्यान रखने। और रैनसमवेयर से बचने के लिए कुछ रणनीति बना सकते हैं, जैसे कि डीएनए क्वेरीज और फिल्टर करें, फिल्टर का उपयोग करें हम लोग को रोकने के लिए। ठीक है। कीलॉगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है जो आप कंप्यूटर पर पहले टाइपिंग का जो मुद्दा है वो कुंजी पटेल द्वारा लिखी गई हर प्रकार की जानकारी को उपयोग करता है। ठीक है। थैंक यू।